हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड वेलकम बैक टू सीरीज ऑफ डेटा साइंस। ठीक है, स्वागत है आप सभी का। ठीक है, हम एक और वीडियो के साथ आ गए हैं। इस पे जैसे मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि हम लेबलिंग के बारे में बात करेंगे। बेसिकली हम इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात करेंगे, कैसे जुपिटर नोटबुक पे कैटेगरिकल डेटा की लेबलिंग होती है। ठीक है, थोड़ा सा एक रिवीजन ले लेंगे थोड़ा उससे पहले कि हम करने क्या वाले हैं। ठीक है, और देखो यार, जो जो लोग यहाँ नए हैं तो स्वागत है। ठीक है, वेलकम टू दिस सीरीज। ठीक है, यहाँ पे हम डेटा साइंस के नए नए टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं, स्टैंडर्ड टॉपिक्स के बारे में भी बात करते हैं। बट मेरा एम है कि पहले लोगों के बेसिक अच्छे हो जाए, उसके बाद कुछ एडवांस टॉपिक्स के भी पर्दे खोलेंगे, है ना। और यार देखो, इससे पहले मैं मीटिंग वैल्यूज के बारे में बात कर चुका हूँ, फ्लैट के बारे में बात कर चुका हूँ, तो उन वीडियो को एक बार जाकर चेकआउट जरूर कर लेना। ठीक है, जो लोग इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो यार सो मच, थैंक यू सो मच यहाँ पे डटे रहने के लिए। देखो, जो भी तुम्हारे गोल्स हैं, जो भी तुम्हारे एम्स हैं इस सीरीज को देखने के लिए, कि भाई किसी को जॉब लेनी है तो किसी को फ्रीलांस करना है तो किसी को इंटरेस्ट है, वट एवर इट इज, देखो करते रहो, हो जाएगा। हम भी तुमसे कुछ सीखेंगे, तुम भी हमसे कुछ सीखो, और ऐसे ही जर्नी चलती रहेगी। ठीक है, तो चलो, इतनी बकवास करने के बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने बात की थी कि लेबलिंग करनी क्यों। लेबलिंग करनी इसलिए है क्योंकि देखो, जो वर्ड्स होते हैं ना, वो मशीन को समझ नहीं आते, कंप्यूटर को इंटरप्रेट नहीं हो पाता, उसको नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। नम, मशीन को सिर्फ नंबर समझ आता है। तो उस बेसिस के लिए ही कि भाई हम जो भी इनपुट दे रहे हैं वो मशीन को समझ आए, हम कैटेगरिकल डेटा को, स्पेशली जो मतलब कैटेगरिकल डेटा ऐसा जिसमें कैरेक्टर्स हैं, उनको हम लेबल करते हैं। ओके, तो ये हो गया। तो उसके बाद करते कैसे हैं? तो भाई सिंपल लॉजिक है, मान लो तीन कैटेगरीज है, इसको छोड़ दो, ट्रू फॉल्स है। तीन कैटेगरीज है, ए बी सी। तो मैं ए को जीरो बोल दूंगा, बी को वन बोल दूंगा, सी को टू बोल दूंगा। जहां जहां टू लिखा होगा मतलब वहां वहां सी था, ऐसा होगा। हाँ, दो तरीके होते हैं मेजरली जो हम यूज करते हैं। एक होता है वन हॉट एन्कोडिंग। ठीक है, पांडा का अपना एक फंक्शन है, उसमें हम जो यूज करते हैं, उसका तरीका ये है कि जब तुम वन हॉट एन्कोडिंग यूज करोगे ना, मान लो ए बी सी पे ही किया, तो वो तीन अलग अलग कॉलम्स बनाएगा। ठीक है, एक ए के लिए, एक बी के लिए और एक सी के लिए। जहां जहां ए था वहां वहां ए वाले कॉलम में वन डाल देगा, और बाकी हर जगह जीरो डाल। ठीक है, फिर बी के लिए भी सेम होगा, जहां जहां ओरिजिनली बी था वहां वहां उस वाले कॉलम में, बी वाले कॉलम में वन डालेगा, बाकी हर जगह जीरो डाल। सेम थिंग वो सी के लिए भी करेगा। इससे एक कॉन्सेप्ट आता है, इसको बोलते हैं मल्टी कोलिनियरिटी का। ठीक है, बेसिकली एक वेरिएबल बाकी वेरिएबल से लीनियरली अगर डिपेंड होने लगे तो उसको कोलिनियरिटी कहते हैं। अगर एक से ज्यादा वेरिएबल डिपेंड हो, एक से ज्यादा वेरिएबल पे डिपेंड हो, तो मल्टी कोलिनियरिटी कहते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर तुम किसी वेरिएबल को इस तरीके से लिख पा रहे हो ना, एफ इज इक्वल टू ए एफ वन प्लस बी एफ टू, तो वो मल्टी कोलिनियर है। कॉन्सेप्ट क्या है कि मैं एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के थ्रू भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो फिर अगर मैं उनका क्लब कर दूं तो इस वेरिएबल का कोई काम ही नहीं है। वो तो फिर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं देगा ना। ठीक है, राइट। लेकिन मशीन को ये बात समझ में नहीं आएगी। मशीन को लगेगा कि भाई ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना तुम दूसरे हैं। तो मल्टी कोलिनियरिटी की प्रॉब्लम आती है स्पेशली लीनियर एल्गोरिथम, कि उनको नहीं पता होता कि जो ये डिपेंडेंट मतलब कोलिनियर फंक्शन है ना, कोलिनियर वेरिएबल है, उसमें अपनी खुद की कोई वैल्यू नहीं है। वो उसकी वैल्यू भी समझ के चीजों को प्रेडिक्ट करना स्टार्ट करता है, उससे हमारे प्रेडिक्शन रॉन्ग आते हैं। ठीक है? तो इसलिए हम चाहते हैं मल्टी कोलिनियरिटी को अवॉइड करना। इस केस में जो हमारा मल्टी कोलिनियरिटी का प्रॉब्लम है, उसके एक स्पेशल नाम होता है, उसको कहते हैं डमी वेरिएबल ट्रैप। डमी वेरिएबल ट्रैप
बनता है वन हॉट एनकोडिंग से, क्यों उसका रीजन है। मान लो ए बी सी है, अभी ए जीरो था, बी भी जीरो था, मतलब बी वाले कॉलम में भी जीरो था, ए वाले कॉलम में भी जीरो, ऑटोमेटिकली सी वाले में वन आएगा। क्यों आएगा कि लॉजिकली सोचो, अगर कैटेगरी ए नहीं है, कैटेगरी बी नहीं है, तो कैटेगरी सी तो होगी ना, इन्हीं तो कैटेगरी सी मानता है। तो वही लॉजिक से हमारा ये प्रॉब्लम होता है। हम उसके लिए करते क्या हैं? कुछ नहीं करते, तीन बन गए ना, एक को ड्रॉप कर दो, सिंपल। तो अगर ए है, बी है, ठीक है, तो ठीक है, अगर ए बी दोनों नहीं है तो सी होगा, मैं ये बोल रहा हूँ। तो कोलिनियरिटी नहीं बनी, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज जो आती है उसको कहते हैं लेबल एनकोडिंग। हम लोग लेबल एनकोडिंग इसलिए ही यूज करते हैं क्योंकि भाई, एक तो देखो, कैटेगरिकल डेटा अगर बाइनरी है, ठीक है, तो ठीक है, चलो, एक के दो कॉलम बन भी गए तो चलेगा। मान लो भाई पांच कैटेगरी, तो पांच नए कॉलम बन जाएंगे। छह सात कैटेगरी थी, छह सात नए कॉलम बना देंगे। पहली चीज, लेबलिंग में कैसे, लेबल एनकोडिंग में ऐसा कुछ नहीं होता, एक ही कॉलम में काम। दूसरा, दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि इससे हमारा डमी वेरिएबल क्लास नहीं बनता। क्यों? क्योंकि भाई ए बी सी में ये जीरो वन में डिवाइड नहीं करेगा। ए को जीरो बोल देगा, बी को वन बोल देगा, सी को टू बोल देगा, क्योंकि दिस इज दी अल्फाबेटिकल ऑर्डर होगी, ठीक है। तो हम इसमें लेबल एनकोडिंग को ज्यादा प्रेफर करते हैं। बट पहले जब लेबल एनकोडिंग यूज नहीं हुई, जब नहीं बना था ये प्री प्रोसेसिंग का इतना, तो लोग वन हॉट एनकोडिंग से ही काम चलाते थे, फिर ड्रॉप कर देते थे। तो चलो यार, फटाफट इसकी तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, पांडाज इंपोर्ट कर लेते हैं। पांडाज, मेरी राइट। देखो, मैं numpy, मैटप्लॉटलिब वगैरह कुछ नहीं कर रहा। उसका सिंपल रीजन है, ना मुझे कोई मैथमेटिकल काम करना है इसमें, ना ही मुझे कोई ग्राफ बनाना है इसमें, तो फिर क्यों ही करूँगा। रीड सीएसवी, सीएसवी फाइल है हमारे पास, ठीक है। ये हमारी क्लीन सीएसवी करके एक फाइल थी, जो हमने पिछली वीडियो से बनाई है, उसमें आउटलायर हटाए हैं, उसमें से हमने बाकी चीजें साफ की हैं, ठीक है। तो अभी डीएफ डॉट एड करके देख लेते हैं। कायदे से तो अननेम जीरो जो है वो भी हटा देना चाहिए मुझे। बट क्योंकि ये हुआ क्या होगा कि मैंने पिछली वीडियोस में जो डिलीट किया है ना कुछ डेटा को, तो उससे इंडेक्स में ऊपर नीचे हो गया। तो, तो जो लेफ्ट साइड पे 012 लिखा है ना, दैट इज द रियल इंडेक्स नाउ, और जो पुराना वाला है वो इसमें है अननेम जीरो में। अननेम जीरो में इंडेक्स में ऐसा होगा 1 2 3, अगर फिफ्थ नंबर डिलीटेड है तो फिर फिफ्थ फाइव की जगह फाइव के बाद सिक्स आ गया होगा। अगर 438 डिलीटेड है तो 429 के बाद 431 आ गया होगा। लेफ्ट वाले में ऐसा नहीं हुआ होगा, वो सीरियल वाइज ही चलेगा, ठीक है। चलो, तो कायदे से इसको डिलीट कर सकते हो तुम, मैं मेहनत ही नहीं कर रहा हूँ। जब मुझे करना होगा तो मैं एक साथ सब कुछ डिलीट कर लूंगा, ठीक है। चलो, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कैटेगरिकल डेटा, पहला पहला जेंडर, तो हम देख लेते हैं भाई, कायदे से जेंडर में मेल फीमेल भी होगा, लेकिन हम देख लेते हैं क्या क्या है, ठीक है। तो उसके लिए यूनिक फंक्शन लगा लेते हैं, बता देते हैं, हाँ मेल और फीमेल है, राइट। इस पे हम करेंगे वन हॉट एनकोडिंग की। तो डी एस इज टू पी डी डॉट गेट डमी, डी ए, और कॉलम्स में हम डालेंगे जेंडर। अब डी एफ खोल के देख लेते हैं क्या है। ठीक है, सबसे पहली चीज तो तुम्हें नोटिस करनी चाहिए, यहाँ से जेंडर तो लास्ट में आया होगा, तो ठीक है। जेंडर फीमेल, मेल में पे, फीमेल क्यों? क्योंकि एफ ऑब्वियसली कम बिफोर है। प्लीज इसका कोई जोक मत बनाना कि फीमेल और मेल पे क्या है, क्योंकि जस्ट फीमेल एफ से स्टार्ट होता है, इसलिए फीमेल का कॉलम पहले बना, मेल का बाद में बना, ठीक है। अब ये देखो, जहां जहां पे, ठीक है, जहां जहां पे भी मेल थे, वहां वहां पे वन 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 आ गया यहाँ पे,
इन जेंडर मेल कॉलम, और ऑटोमेटिकली वहां पे जीरो आ गया, है ना। तो ऐसे वन हॉट एनकोडिंग वर्क करती है। चलो अब कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे डमी वेरिएबल ट्रैप बना है, मैंने अभी तुम्हें समझाया कि भाई जहाँ पे मेल होगा वहां पे फीमेल नहीं हो सकती है, जहाँ पे फीमेल होगा वहां वन नहीं हो सकती, मेल नहीं हो सकता। तो उस बेसिस पे हम करेंगे डीएफ डॉट ड्रॉप। ठीक है, क्या कॉलम को हम करना है, अ, कौन सा मेल ही कर देते हैं, जेंडर मेल, लास्ट वाला। आई डोंट थिंक मेल कम्युनिटी मुझे गाली देगी, बट अगर मैंने दूसरा वाला किया और गलती से किसी को हर्ट हुआ तो, है ना। हटा के, हाँ हट गया। तो इसको हम सेव कर लेते हैं। अरे इतना किया ही था तो वो कचरा कॉलम भी रख के क्या कर रहा हूँ। चलो वो भी फटाफट कर लेते हैं। और भी तरीके होते हैं इनको करने के। इन प्लेस इक्वल्स टू टू भी ट्रू भी होता है, ठीक है, बट मेरे को यही आदत है, तो चलो इसी के साथ चलते हैं। ये हो गया तुम्हारा वन हॉट एनकोडिंग, ये भी चेक कर लिया, हाँ ठीक। और यहाँ पे अब जेंडर फीमेल है, जिसकी हर एक जगह जहाँ पे फीमेल वैल्यू थी वहां पे बनाया हुआ। तो अब मेरे मशीन को आसानी से समझ आएगा कि कहाँ पे फीमेल था कहाँ पे मेल, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है लेबलिंग का। अभी देख लेते हैं इस प्रॉपर्टी एरिया पे। ये मुझे रूरल अर्बन और सब सेमी अर्बन तीनों दिख रहा है, तो प्रॉपर्टी एरिया डॉट, हाँ, अर्बन रूरल सेमी अर्बन तीन चीज है। बिल्कुल। हम्म, इसके लिए हम लेंगे फ्रॉम एसक्यूएल। एसक्यूएल इज दी लाइब्रेरी जो तुम यूज करते हो मशीन लर्निंग की चीजों को एक्सेस करने के लिए। बहुत काम की चीज है, हम बहुत यूज करेंगे। और प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट लेबल, हाँ, लेबल बाइनराइजर की जगह लेबल, ठीक है। हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे एल ई करके, और जब भी हमें लेबल इनकोडर यूज करना होगा ना, मैं लिखा यूज करेंगे। ये हो गया। अब हम करेंगे डी एफ डॉट, क्या नाम था, तो प्रॉपर्टी एरिया ना, जैसे एल ई डॉट फिट ट्रांसफॉर्म, ये स्टैंडर्ड है कैसे यूज करना है, डी एफ डॉट प्रॉपर्टी एरिया। अब यहाँ पे डी एफ करके देखते हैं, तुम्हें यहाँ पे प्रॉपर्टी एरिया में दिख रहा होगा कि जहाँ जहाँ पे अर्बन था वहाँ वहाँ पे टू आया है, जहाँ जहाँ पे रूरल था वहाँ वहाँ पे जीरो आया है, और वन दिख रहा है मुझे सेमी अर्बन में। ऑब्वियसली अर्बन यू से स्टार्ट होता है, लास्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखा जाए, आर फिर एस फिर यू, तो उस हिसाब से इसने लेबल किया, ठीक है। लेबल एनकोडिंग के लिए मैं हमेशा बोलूंगा काम की चीज क्या है, ठीक है। क्योंकि इधर में तो दिखता है भाई फीमेल है फीमेल है, तो दिक्कत नहीं है। हम अगर बहुत सारे कैटेगरीज हैं, ठीक है, तो हर बार अल्फाबेटिकल ऑर्डर निकालते तो नहीं, तो मैं कर देता हूँ। अर्बन के लिए हमने यूज किया है, हमारा आ रहा है टू, ठीक है। फिर रूरल के लिए आ रहा है जीरो, और सेमी अर्बन के लिए आ रहा है वन। ये लिख लो एक ऐसे करके। तो अगली बार जब तुम इस डेटा को इंपोर्ट करोगे कहीं और डालोगे, तो तुम्हें पता होगा कि क्या होगा, राइट। तो यार इतना ही था वीडियो में, ठीक है, मतलब फायदे थे तो इतनी ही है। आगे की बात करते हैं, तो थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ तुम्हें कि अब हम घुसेंगे एनालिसिस की तरफ। और ईडीए, अगर तुम लोगों को नहीं पता, तो ईडीए का मतलब होता है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। अभी जो हम कर रहे हैं वो भी ईडीए के अंदर आता है, और फिर हार्डकोर एनालिसिस करेंगे हम, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, हम पहले ईडीए करते हैं, ईडीए के बाद हम फीचर इंजीनियरिंग करते हैं, फिर हम मॉडल सिलेक्शन करते हैं,
फिर हम मॉडल वैलिडेशन करते हैं। ठीक है, फिर मॉडल इवैल्यूएशन करते हैं, और फिर हम मॉडल को डिप्लॉय कर देते हैं। ठीक है। तो अब ईडीए के लास्ट पार्ट की तरफ जब हम आ रहे हैं, तो हमारे पास दो चीजें हैं। ठीक है, एनालिसिस दो तरीके से होती हैं। पहली होती है ग्राफ बना के, प्लॉट बना के विजुलाइज करके। दूसरा होता है नंबर्स देख के, जो कि होता है स्टैटिस्टिकल। ठीक है, टेक्निकल टर्म में बोला जाए तो ग्राफिकल एंड नॉन ग्राफिकल। तो अब तीन चीजें हम करेंगे। एक होगा यूनिवेरिएट एनालिसिस, दूसरा होगा बाईवेरिएट एनालिसिस, तीसरा होगा मल्टीवेरिएट एनालिसिस। ठीक है। तो यूनिवेरिएट एनालिसिस में हम सिंगल फीचर को टारगेट करेंगे, और हम देखेंगे कि उसका हमारे रिजल्ट पे, जो हमारा होना चाहिए यहाँ पे, लोन टाइप क्रेडिट हिस्ट्री, हाँ, ये है ना, लोन स्टेटस। लोन स्टेटस पे अकेले अकेले फीचर का क्या है। ठीक है। उसके बाद हम करेंगे बाईवेरिएट एनालिसिस। बाईवेरिएट एनालिसिस में हम एक साथ दो फीचर को यूज करेंगे, उनका एक दूसरे के ऊपर क्या प्रभाव है, कैसे कैसे उनके रिलेशन है एक दूसरे में, वो भी देखेंगे। और हम उस इन दोनों फीचर से ट्राई भी करेंगे कि भाई आगे की तरफ मल्टीवेरिएट एनालिसिस बने, और फीचर सिलेक्शन, फीचर इंजीनियरिंग भी हो। बेसिकली फीचर इंजीनियरिंग के लिए हम उस समय से भागना स्टार्ट करें। ठीक है। देखो, यूनिवेरिएट एनालिसिस हम ट्राई करते हैं कि हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पे, हमारे टारगेट वेरिएबल पे क्या असर पड़ता है। ठीक है। जब हम बाइवेरिएट एनालिसिस या मल्टीवेरिएट एनालिसिस करते हैं, तो हम एक दूसरे वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप कि क्या वो लीनियरली डिपेंडेंट है, क्या वो अलग अलग कुछ और डिपेंडेंसी लेके घूम रहे हैं, क्या वो इंडिपेंडेंट है, उनके खुद के डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हैं, वो हम ट्राई करते हैं। ठीक है। उससे उसके बीच में आता है ट्रांसफॉर्मेशन भी आएगा उसके बाद, कि हम ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेंगे चीज़ों को। ठीक है। मैंने पहले भी बताया था कि भाई दो तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन होती है, वो भी हम देखेंगे। तो अब एक्चुअली हम मेन स्ट्रीम एनालिसिस में घुसना चाहते हैं। उसके लिए थोड़ी सी तुम्हें थ्योरी आएगी, अगले 3-4 वीडियो आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मुझे तुम्हें हाइपोथेसिस टेस्टिंग और उसके कुछ मेथड्स बताने पड़ेंगे। हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है, बहुत सिंपल एग्जांपल समझो। ठीक है, कि हम एनालिसिस कर क्यों रहे हैं, पहला क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब ये यूनिवेरिएट बाईवेरिएट एनालिसिस करनी क्यों पड़ती है। हम इस डेटा को देखते हैं ना, कुछ क्वेश्चंस बनाकर। चलो कुछ क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करते हैं। मैरिड, क्या मैरिड लोगों को ज्यादा लोन अप्रूव होता है, हाँ या ना। ठीक है। फिर डिपेंडेंट, क्या ज्यादा लोग, जिनके पास ज्यादा लोग डिपेंडेंट हैं, मतलब डिपेंडेंट, उनके लोन अप्रूवल ज्यादा है कि नहीं। क्या ग्रेजुएटेड लोगों को ज्यादा लोन मिलता है। देखिए, मेरा अभी जो वेरिएबल है, टारगेट वेरिएबल, वो यस नो वाला है, तो ऐसे क्वेश्चन बने। ठीक है, या सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को ज्यादा लोन मिलता है कि एम्प्लॉयड लोगों को ज्यादा लोन मिलता है। ठीक है। प्लस ये बहुत सिंपल डेटा सेट भी है, तो उसके लिए ऐसा है। ये चीज हम जब बनाएंगे, दीज आर हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है। ठीक है, कि हम एक फैक्ट वर्सेस एक नॉन फैक्चुअल चीज लेके रख रहे हैं, और हम फिर उसको टेस्ट करते हैं कि ये है कि नहीं है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताता हूँ कि मान लो कि एक दवाई है, पैरासीटामोल ही ले लेते हैं। उसका एक वर्जन है जो कोई XYZ कंपनी बनाती है। ठीक है। वो दावा करती है कि हमारी दवाई से आधे घंटे में बुखार उतर जाता है। ठीक है। XYZ के कंपटीटर में ABC एक कंपनी आती है, वो बोलती है कि तुम आधे घंटे में उतारते हो, हम 25 मिनट में उतार देंगे। ट्रस्ट है कि XYZ जो कंपनी है, उसने अपनी दवाई
कमर्शियली लॉन्च कर रखी है। तो उसके पास प्रूफ है कि हमारी दवाई से आधे घंटे में बुखार उतर जाता है। बस एबीसी नहीं है, बिल्कुल नई की नई कंपनी है, दावा कर रही है। अब कमर्शियली अब उनको लॉन्च करने के लिए टेस्ट करना पड़ेगा, राइट। तो वो क्या करेंगे, बेसिकली इस केस में हम दो हाइपोथेसिस बनाएंगे। एक को कहेंगे हम ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, ठीक है, दूसरे को कहेंगे हम नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस का कॉन्सेप्ट होता है कि जो चीज फैक्चुअल, फैक्चुअल क्या है कि एक्स वाई जी कंपनी की दवाई से आधे घंटे में बुखार उतरता है, तो दैट इज माय नल हाइपोथेसिस। और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का कॉन्सेप्ट है कि जो चीज तुम्हें प्रूव करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये बनेगा कि जो एबीसी की कंपनी है वो अपनी दवाई से 25 मिनट में बुखार उतार देती है, ठीक है। ये ऐसा है। हम इसमें ट्राई क्या करते हैं कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दें, ठीक है। और हम उसमें अज्यूम करते हैं कि क्योंकि और कोई हाइपोथेसिस नहीं है हमारे पास, तो अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट नहीं हुई है, उसको रिजेक्ट कर दिया, मतलब रिजेक्ट करने का मतलब हमने बोला है कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की स्टैटिस्टिक्स ज्यादा है, तो हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को फैक्ट मान लेते हैं। और अगर उल्टा है तो नल हाइपोथेसिस को फैक्चुअल रहने देते हैं, हम बोलते हैं कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो गई। तो ये कॉन्सेप्ट है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि हम पूरे टाइम पे जब भी नॉन ग्राफिकल ईडीए कर रहे होंगे ना, तो हम हमेशा स्टैटिस्टिक्स पे बात कर रहे होंगे। चाहे वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हो, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक मतलब वो स्टैटिस्टिकल टर्म्स, वो स्टैटिस्टिकल नंबर्स जो एक डेटा को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। जैसे मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, कर्टोसिस, उसके बाद तुम्हारा क्यूनेस हो गया, तुम्हारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस एक चीज होती है, वो भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद क्या हो सकता है, अ, देखते हैं। नॉर्मल और कुछ आई थिंक नहीं होता, ठीक है। हाँ, तुम्हारा इंटर क्वांटाइल तो परसेंटाइज हो गए, क्वार्टाइल्स हो गए, ये सब भी तुम्हारे, ये सब तुम्हारे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आता है। दूसरा जो पार्ट होता है उसको कहते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या करते हैं, मतलब इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बड़ा सिंपल सा है कि हम मान लो 1 मिलियन लोगों के लिए दवाई टेस्ट करनी थी, तो 1 मिलियन लोगों को तो हम कोई नई दवाई नहीं दे सकते भाई। हम क्या करेंगे, बहुत छोटा सा सैंपल लेंगे, 1,000 लोगों, 1,000 लोगों पे टेस्ट करेंगे। उस टेस्ट के बेसिस पे जो डेटा आएगा ना, हम हाइपोथेसिस बनाएंगे कि 1 मिलियन पे कैसा होगा। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग, कि बड़े पॉपुलेशन के छोटे से सैंपल पे हमने काम किया, और उस छोटे से सैंपल के डेटा के बेसिस पे हम बड़े वाले पॉपुलेशन के बारे में प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं। तो इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स से हम हाइपोथेसिस बनाएंगे आगे, जो हम एनालिसिस करेंगे। और हम ट्राई करेंगे जानने का कि कैसे कैसे डेटा के नेचर है, क्या क्या डेटा के अंदर हमारे क्वेश्चन के आंसर हैं, ठीक है। उसके लिए हमें क्वेश्चन बनाने जरूरी है, इसलिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग सीखनी जरूरी है। और यहीं पे वीडियो एंड करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, वीडियो स्टार्ट करेंगे, और बहुत मजा आएगा यार। देखो, मेरे लिए पर्सनल फेवरेट होता है जब मैं ईडीए करता हूँ, ठीक है। मुझे मॉडल बनाना उतना पसंद नहीं है जितना मुझे ईडीए करना। तो मेरे को तो बहुत मजा आएगा, आई होप कुछ ना भी। चलो, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ये तो स्टैंडर्ड लाइन है हमारी, वो तो हर यूट्यूबर को राइटिंग बोल लेनी चाहिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली बट कमेंट करो। देखो, मैं सीधा बोलता हूँ, कमेंट किया करो, कम्युनिटी का पार्ट बनो, ठीक है? मुझे उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। और चलो, चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे रात के 2 बज रहे हैं फिर से, तो गुड नाइट।